क्या ऐसे हालात में जब भारत की विदेश नीति लगातार सवालिया निशान में हो, मोदी इस तरह का फैसला लेने का जोखिम उठाएंगे? क्या अमेरिका से 500% टैरिफ के बाद मोदी उस ओर झुक सकते हैं जिस ओर भी भारत के लिए वैसा ही खतरा है जैसा अमेरिका के करीब जाने का है? दोस्तों, भारत और उसकी विदेश नीति इस वक्त बड़ी अजीब संकट की स्थिति में है। आखिर यूके के एक बड़े मीडिया हाउस ने कौन सी खबर छापी है जो पीएमओ के अंदर, या फिर ये कह ले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दफ्तर के अंदर की है? दोस्तों, रॉयटर्स दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक है। हालांकि ये कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का जो मीडिया है उससे तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस रॉयटर्स मीडिया हाउस पर भरोसा किया जा सकता है। यूके का मीडिया हाउस है। रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छपी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2020 में भारत और चीन के बीच सालों बाद गलवान में टकराव हुआ था, झड़प थी वो, और उसके बाद से भारत के कई सरकारी ठेके थे जो कि चीन के पास थे, उन पर होल्ड डाल दिया गया था। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर छप रही है दोस्तों कि वो जो रेस्ट्रिक्शन 2020 से चल रही थी भारत और चीन के बीच में, ऐसा हो सकता है कि भारत उस रेस्ट्रिक्शन को हटा ले। न केवल दोस्तों, इस खबर में जो छापा गया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से खबर छापी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस तरह की चीजों पर विचार कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी पीएमओ को लेना है। आप जानते हैं, साला फैसला, खास तौर पर इस तरह के फैसले तो पीएमओ ही हरी झंडी, फाइनल हरी झंडी पीएमओ से ही होगी। पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कोई प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये भारत के गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, द मेजर्स इफेक्टिवली बैड चाइनीज फर्म्स फ्रॉम कंपीटिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और इनका जो वर्थ थी वो बहुत ज्यादा थी, करीब 700 से 750 बिलियन डॉलर। ठीक है, चीन दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, उसका तरीका है काम करने का। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, इन्वेस्टमेंट की तो कोई कमी है नहीं, और इस तरीके से एक जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, जो बहुत ज्यादा जिसमें ट्रेड डेफिसिट है, उसको भी कम करने की चीन कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जब गलवान वैली वाला पूरा वाकया हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया था। अब चर्चा यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक तरह से हरी झंडी दे रही है कि अब आगे बढ़िए, उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से शुरू करते हैं, यानी कि चीन की कंपनियों को फिर से हरी झंडी देते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अमेरिका की तरह बड़बोलापन किया था और एक अजीबोगरीब बयान दे दिया था। अभी तक ट्रंप हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर करवाया, लेकिन अब चीन ने भी बोलना शुरू कर दिया था कि वही है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई थी। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी जोड़कर देख रहे हैं कि भारत के पास अब विकल्प क्या है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह के भारत के प्रधानमंत्री को, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के लिए मिमिक्री कर रहे हैं, सर मेरे को फोन किया, सर प्लीज कैन आई मीट यू। मतलब ये तो हद दर्जे की ऐसी हरकत है जो आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड नहीं की कभी भी अमेरिका के। और तो और दोस्तों, हद तो दब हो गई जब इस पूरे मामले में कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। अब जानकार ये कहते हैं कि एक ट्विस्ट है कि भाई अब अमेरिका नहीं तो कम से कम चीन की तरफ झुका जाए, लेकिन इसके भी अपने जोखिम हैं। जैसे ब्रह्म चेलानी ये विदेश मामलों की बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस में आर्टिकल्स भी लिखते हैं। बहुत शानदार इनकी पकड़ है विदेश मामलों में। उनका इस फैसले पर भी ये कहना है, अगर ये सच है तो ये भारत की एक और पीछे हटने की प्रवृत्ति होगी। भारत बीजिंग के साथ संबंधों को काफी हद तक चीन की शर्तों पर सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे पूर्वी लद्दाख में 2020 से पहले की क्षेत्रीय यथास्थिति की वापसी की उसकी मांग प्रभावी रूप से खत्म हो गई। भारत का रुख चुपचाप पूर्व स्थिति से बदलकर एलएसी पर शांति और स्थिरता की ओर हो गया है। ब्रह्म चेलानी कह रहे हैं कि ये अगर हो जाता है तो फिर भी ये सरकार के लिए, मतलब भारत के लिए एक सेटबैक होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करके भारत 2020 से पहले वाली जो यथास्थिति थी एलएसी की, उससे अपना स्टैंड हट रहा है और ये कह रहा है हमें शांति चाहिए। जबकि 2020 से लेकर अब तक जानकार ये बताते हैं, कई जगह छपा भी है, कि जो चीन है वो काफी आगे आ चुका है। तो भारत की स्थिति अब तक ये है कि आप पीछे जाइए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ब्रह्म चेलानी कह रहे हैं कि अगर इन सरकारी ठेकों को हरी झंडी मिलती है जो जिसमें चीन का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब भारत सरकार
बस शांति पर कायम है कि एलएसी पर शांति बनी रहे, और 2020 वाली से पहले वाली जो यथास्थिति थी उस पर उसकी मांग सरकार ने छोड़ दी है। हालांकि ब्रह्मचलानी का मानना है, ब्रह्मचलानी भारत सरकार नहीं है। दोस्तों मैं ना बड़ी प्रैक्टिकल बात करती हूँ, मैं किसी विपक्ष की नेता की तरह एग्रेसिव बयानबाजी नहीं करूंगी, ना ही आपको गलत तर्क बताऊंगी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये चीन के आगे भी सरेंडर करना होगा, क्योंकि भारत सरकार अगर ये फैसला लेती है पीएमओ की तरफ से, जो कि अभी हरी झंडी नहीं मिली है, तो फिर ये माना जाएगा कि भाई ये तो एक और सरेंडर है। एक तरफ अमेरिका की तरफ सरेंडर कर रहे हैं, एक तरफ चीन की तरफ सरेंडर कर रहे हैं, और चीन पर कैसे भरोसा किया जाए। आप देखिए, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को डायरेक्टली पूरा सपोर्ट किया है, सब जानते हैं, खुद भारतीय सेना ने माना है ये, और अभी भी कर रहा है। कल को चीन ने अगर सैन्य ठिकाने बना लिए पाकिस्तान में तो फिर क्या होगा। और चीन, अभी मोदी जी एससीओ शिखर सम्मेलन में गए थे, उसके बावजूद भी हमारी अरुणाचल की एक बेटी जो कि चीन से होते हुए जापान जा रही थी, उसको 18 घंटे कितना प्रताड़ित किया गया, ठीक है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अरुणाचल की थी और उससे कहा गया कि आप चीन का पासपोर्ट लीजिए, क्योंकि अरुणाचल जो है वो चीन का हिस्सा है। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है और चीन का जो रवैया है भारत की बॉर्डर्स को, एलएसी को लेकर, वो सब जानते हैं। तो फिर भारत सरकार इस तरह का फैसला क्या लेगी ऐसे माहौल में? बात बहुत सीधी सी है दोस्तों, भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। अमेरिका ने जो किया है भारत के साथ, भारत क्या कर रहा है, अपने स्तर पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ रहा है, अलग अलग देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से तो अभी ट्रेड डील्स पर बात चल रही है। मुझे लगता है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच में कोई समझौता नहीं होता तब तक ट्रेड डील पर बातचीत होती रहेगी। उससे पहले ट्रेड डील पर कोई समझौता हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार अभी फिलहाल यूक्रेन को लेकर बहुत जल्दबाजी नहीं करेगी। रूस और यूक्रेन को लेकर अमेरिका क्या समझौता करवाता है उसके बाद ही इस पर बात होगी। दूसरा, भारत सरकार ट्रेड डील पर इसलिए भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहती क्योंकि अगर कृषि के क्षेत्र में अमेरिका ने घुसपैठ कर ली तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, ठीक है। वो ट्रेड डील को तो आप छोड़िए। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं 500% टैरिफ लगाने के लिए, ठीक है, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 100% टैरिफ उन्होंने चीन पर लगाया भी था पूर्व में, और केवल भारत पर नहीं लगेगा, भारत, चीन और ब्राजील पर लगेगा। यहां पर दोगलेपन की इंतहा मैं आपको बता दूं दोस्तों, तुर्की, जिसे टर्की कहते हैं, वो भी रूस से तेल खरीदता है, जानते हैं आप, लेकिन उस पर 500% टैरिफ नहीं लगाएंगे ट्रंप। क्यों? क्योंकि वो नाटो का मेंबर है। तो इसके अलावा दोस्तों, यूरोपियन देश तो खरीद ही रहे हैं रूस से तेल लगातार, इजिप्ट और यूएई भी खरीदते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई 500% टैरिफ नहीं लगेगा। बात बहुत सिंपल है, ट्रंप जो भारत के साथ कर रहे हैं वो तेल से कहीं ज्यादा है। ट्रंप ब्रिक्स को तबाह करना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि डॉलर के खिलाफ कोई खड़ा हो। दिलचस्प ये है कि ये जो तेल हम खरीद रहे हैं ना रूस से, ये डॉलर में नहीं खरीद रहे हैं, तो ट्रंप को ये नामंजूर है किसी भी तरह से। अगर कहीं भी इतने बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा है, अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं रहा, तो डॉलर का आधिपत्य खत्म हो जाएगा ना। तो भारत फिलहाल तो रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है भारत के आगे बड़े सीमित हैं। तो अब भारत और चीन के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उसको अमेरिका के 500% का टैरिफ का प्रकोप झेलना है तो उसको साथ आना होगा। लेकिन दिक्कत भारत के साथ ये है दोस्तों कि चीन पर भरोसा कैसे किया जाए। देखिए, चीन और भारत की अर्थव्यवस्था की कोई तुलना नहीं है, ठीक है। वेनेजुएला के मामले में तो चीन ने खुलेआम बयान भी दिया है ट्रंप के खिलाफ। वो अलग बात है, वो केवल बयान देता है, वो दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाता कभी। चीन का बहुत क्लियर एजेंडा है, उसको किसी भी तरह के युद्ध में नहीं पड़ना है अभी, तब तक जब तक उस पर ना हमला हो जाए। क्यों? क्योंकि चीन का क्लियर एजेंडा है अगले 15 सालों में उसको नंबर 1 देश बनना है, उसको अमेरिका को पीछे छोड़ना है। वो पिछले 35 सालों में इसी एजेंडे के साथ चल रहा है। तो फिलहाल वो वो बयान देगा, वो ईरान को लेकर बयान दे देगा। देखिए, इजराइल ईरान का युद्ध हुआ, चीन ने बस बयानबाजी की, थोड़ी चीन ने कोई मदद कर दी। वेनेजुएला पर चीन बयानबाजी कर रहा है, मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं किसी भी तरह की सैन्य टकराव में पड़ना चाहता है, उसको अपना एजेंडा क्लियर दिख रहा है। लेकिन भारत कैसे चीन पर भरोसा करे? भारत, और अगर भरोसा ना करे तो भारत के पास विकल्प क्या है? मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार अगर इस पर आगे बढ़ती है तो इस पर हम विपक्ष के हमले भारत सरकार को झेलने पड़ेंगे। इसीलिए भारत सरकार इस पर सोच समझकर कदम उठाएगी। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ना, भारत सरकार को इतनी उहापोह की स्थितियां फेस नहीं करनी पड़ती अगर भारत की विदेश नीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता। मोदी ने ही बताया कि उनका सीना 56 इंच का है। मोदी ही बताते थे कि वो लाल आंख दिखाते हैं, है ना।
मोदी ही पता नहीं चीन और पाकिस्तान को लेकर किस तरह की बयानबाजी करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मोदी ही पता नहीं, उनकी मीडिया पिछले 11.5-12 सालों से बता रही है कि इसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, विश्व गुरु बन गए और इसने पैर छू लिए और इसने कंधे पे हाथ रख दिया और उनसे बात करे बिना दुनिया का कोई बड़ा फैसला नहीं होता है। अब उसी ट्रैप में फंस गए। मोदी की प्रॉब्लम वही ट्रैप है। अब तक विदेश नीति पर इतनी खबरें बन चुकी है ना भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जैसे ही भारत सरकार इसको हरी झंडी देती है, अगर दिया तो पूरा बैक ऑफ हो जाएगा कि लो अब तो इन्होंने पहले अमेरिका पे सरेंडर किया, अब ये चीन के आगे भी सरेंडर कर रहे हैं, जबकि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। भारत क्या करेगा? लोग कहते हैं कि मोदी ट्रंप को जवाब दें। ठीक है, मोदी ट्रंप को जवाब दे दें, फिर उससे क्या होगा? आपको क्या लगता है उसके बाद ट्रंप चुप हो जाएंगे? ट्रंप जिस तरह से जो उनका रवैया है, केवल भारत को लेकर नहीं, पूरी दुनिया को लेकर। अब वो कह रहे हैं उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाएंगे, खुलेआम कह रहे हैं वो। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत है? डेनमार्क के अंतर्गत है। डेनमार्क भाई डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है दोस्तों। मतलब आप यूरोप पर एक तरह से हमला करेंगे तो फिर यूरोप के देश क्या करेंगे? तो ये एक ऐसी स्थिति में ट्रंप ने पूरी दुनिया को पहुंचा दिया है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया है। तो भारत सरकार अगर चीन की तरफ रुख अपना नरम कर रही है और उधर की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रही है, तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब भारत और पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि हो सकता है कोई, अब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वहां, तो हो सकता है कि उनकी जो पार्टी, ट्रंप जो ऑलरेडी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी कमजोर पड़ रहे हैं, वहां पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का कोई अभी तक आंसर है नहीं, बस टैरिफ लगाकर उन्होंने कितनी झोली भर दी अमेरिका की सरकार की, बस उनके पास यही एक जवाब होता है। जो आम लोगों के सवाल थे उसको वो अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। तो लगातार कई राज्यों में उनकी हार हुई है और अगर वहां मिड टर्म में कुछ बड़ा सेटबैक रिपब्लिकन्स को झेलना पड़ता है तो हो सकता है उनके खिलाफ महाभियोग ही आ जाए। तो बस अब जो पूरी दुनिया है उसी इंतजार में है कि या तो 3.5 साल अब ऐसे ही निकालें ट्रंप के साथ, या फिर कुछ बड़ा हो जाए और ट्रंप को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन होता क्या है, विदेश नीति ऐसे बनती नहीं है। कल को अमेरिका का राष्ट्रपति कोई और होगा, वो बात ऐसे नहीं करेगा लेकिन उसका रुख ऐसा ही जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि दबाव डालो तो दबाव पड़ता है पूरी दुनिया पर। तो ये अब जो भारत रणनीति बनाता है चीन के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, उसको लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी होगी 25 साल की। और मोदी के लिए एक सबक है कि जो विदेश नीति पर उन्होंने पॉलिटिक्स खेली है ना, इसका खामियाजा मोदी तो भुगत ही रहे हैं, देश भुगत रहा है। ये देश का नुकसान है। मोदी तो आज हैं, कल को कोई और पीएम रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान विदेश नीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घसीटने का देश उठा रहा है इसका। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।